नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम और स्वागत करता हूं आपका गणित की क्लास में। और आज का दोस्तों हमारा पहला जो वीडियो है गणित के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट, पहले तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं संख्या पद्धति। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में दोस्तों जो है आपका संख्याओं का जो नॉलेज है वो होना बहुत ज़रूरी है। आज हम केवल कुछ इसके इम्पोर्टेंट जो याद रखने योग्य बातें हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कल से जो है हम सवाल स्टार्ट करेंगे। तो संख्या पद्धति में दोस्तों आज का पार्ट 1 है हमारा। तो देखेंगे आज हम चर्चा कर लेंगे कि जो इम्पोर्टेंट होते हैं आपको क्या याद रखने की इसमें ज़रूरत है। एक तो दोस्तों ये जानना जरूरी है कि संख्याएँ जो संख्याएँ होती हैं यानी नंबर्स वह कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे। इसके बाद अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, इन संख्याओं के बारे में भी हम आज ही चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। तो प्राकृत संख्याओं क्या होती है दोस्तों, जो धनात्मक संख्याएं जितनी होती हैं यानी एक, दोस्तों एक से स्टार्ट होने वाली जितनी भी संख्या है धनात्मक, उन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं यानी नेचुरल नंबर। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। गिनती की संख्याएं भी वे संख्याएं जो धनात्मक रूप से होती हैं यानी एक। दोस्तों जीरो से बड़ी जो सभी संख्याएं होती हैं उन्हीं सभी को प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। अब होगा हमारा पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या है दोस्तों, जब प्राकृत संख्याओं में हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, यानी जो जीरो से बड़ी जितनी संख्याएं होती हैं उन सभी को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 या इसके बाद जो भी बनने वाली संख्या वो है। उसके बाद पूर्ण संख्या, यहाँ पर हम देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं में क्या है, यदि दोस्तों आप प्राकृत संख्या जो होती है प्राकृत संख्या दोस्तों, प्राकृत संख्या जो होती है अधिकतर सभी धनात्मक होती हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्या प्राकृत संख्याएं होती हैं तो धनात्मक, ऋणात्मक या दोनों। तो यहाँ पर होगा दोस्तों धनात्मक। जो प्राकृत संख्या होती है हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक ये नहीं होती है। पूर्ण संख्याओं में दोस्तों शून्य को शामिल करने पर जो प्राकृत संख्या होती है, अगर आप उसमें शून्य को शामिल कर लेंगे तो उसका जो बनने वाला जो होगा पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृत संख्याओं में यदि आप शून्य को शामिल कर लें तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। दोनों क्लियर। इसके बाद पूर्णांक अगर देखेंगे तो आप पूर्णांक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर है जो दोस्तों पूर्णांक में आप प्राकृत संख्याओं के अलावा पूर्ण संख्याओं को जोड़कर पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, उसके अलावा दोस्तों जो ऋणात्मक संख्याएं होती है यानी -4, -2, इसके अलावा जितनी भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उन सभी के समूह को जो है पूर्णांक कहते हैं। यहाँ से क्लियर दोस्तों आपको। ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं जो होती हैं उन सभी को जो है पूर्णांक कहते हैं। अब चौथा हम देखेंगे सम संख्याएं दोस्तों उन्हें कहते हैं जिनमें 2 का भाग चला जाता है। ये दोस्तों आप देखेंगे तो ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। ऋणात्मक में तो आपको अगर दोस्तों सम संख्याओं के बारे में पता करना हो तो देख ले, जो 2, 4, 6, 8 या 0, जिन संख्या के इकाई के अंक पे ये संख्या प्राप्त हो जाए तो वो सम संख्याएं कहलाती है। आगे दोस्तों चाहे प्लस हो या माइनस कोई फर्क नहीं होता, जो सम संख्याएं होती हैं वह हमको यहाँ से ही पता चल जाएगा। दोस्तों जो जीरो है, जीरो को सम संख्या कहा जाता है, इसका आप ध्यान रखें। इम्पोर्टेंट बनता है दोस्तों यहाँ से जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं दोस्तों वही इम्पोर्टेंट बनती हैं, क्योंकि जो छोटी चीज़ें होती हैं, बारीक जो चीज़ें होती हैं वही स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाते हैं। जो बड़े बड़े सवाल होते हैं वह तो सब करके चले जाते हैं, लेकिन जो बेसिक नॉलेज होता है वो हमारे पास नहीं रहता है, जो कि हमारे जो फेल होने की, जो नंबर कम आने के चांस वहीं से बनते हैं। और यही होता है दोस्तों कि जो आप बेसिक नॉलेज है उसको भी आप पास रखें। यदि कोई सवाल आपको कठिन लगता हो तो आपका बेसिक नॉलेज के हिसाब से आप उस सवाल को क्लियर कर सकते हैं। सम संख्याओं के बाद हम देखेंगे विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में दोस्तों वे संख्या है जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। 2 का भाग नहीं जाता है वे संख्या विषम संख्या कहलाती है। 1, 3, 5, 7 दोस्तों जिन भी संख्याओं के स्थान पर
1 3 5 7 होते हैं उन्हें हम जो है विषम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसके बाद दोस्तों जितनी भी सम संख्याएं या विषम संख्याएं होती हैं ये हमेशा पूर्णांक रहती हैं, या धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, दोस्तों दो नाम से ये आ सकती है, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। प्राइम नंबर तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, रूढ़ या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसको छोड़ो, हम सीधे अपनी जो भाषा में समझेंगे वह है दोस्तों वे संख्याएं जो खुद के पहाड़े के अलावा एक के पहाड़े में आती हो, उसे आप अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार और, जो एक के पहाड़े में या स्वयं के पहाड़े में आती हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ये 1 2 को अगर आप देखेंगे, 2 दोस्तों इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो है 2 है। तो 2 है दोस्तों, एक तो खुद के पहाड़े में आती है यानी 2 के पहाड़े में 2 आता है और 1 के पहाड़े में आता है। इसके अलावा दोस्तों किसी के पहाड़े में नहीं आता है। और जैसा कि 3 देखेंगे, 3 जो है दोस्तों 1 के पहाड़े में आता है, इसके साथ 3 के पहाड़े में भी आता है। इस प्रकार 2 3 5 7 11 13 17 इसके साथ 19 के बाद 23 दोस्तों 21 नहीं होगा, 21 नहीं होगा क्योंकि ये 7 के पहाड़े में आता है, 7 या 21 और 3 के पहाड़े में भी आता है। तो अभाज्य संख्या अभी आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके साथ सहभाज्य संख्या, दोस्तों सहभाज्य संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। तो जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्ती एक हो तो वे दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी संख्या दोस्तों यानी प्राकृत संख्याओं में आप जान चुके होंगे कि वे धनात्मक संख्याएं जो 1 या 1 से बड़ी होती हैं। तो इनमें जो दोस्तों वे संख्याओं का समूह यानी दो संख्याओं का समूह जो या तो जो केवल 1 के ही पहाड़े में आता हो, तो यानी दोनों संख्याएं जो है 1 के ही पहाड़े में अगर आएगी तो वह सहभाज्य संख्याएं कहलाएगी। यानी 2 और 5 अगर जोड़ा को हम देखेंगे तो 2 और 5 दोनों दोस्तों 1 के ही पहाड़े में आते हैं, इसके अलावा ये किसी के भी पहाड़े में नहीं आते। यानी जो दोनों जो किसी एक के पहाड़े में आए तो उनको हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट उदाहरण ले तो 2 और 7 को अगर हम देखेंगे दोस्तों, न तो 2 के पहाड़े में 7 आते हैं न 7 के पहाड़े में 2 आते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो यहाँ पर जो 1 है, 1 तो दोस्तों सभी का जो महत्तम समापवर्ती होता है, यानी 1 के पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती हैं। इसी प्रकार सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ योगी की अभाज्य संख्या है, इसको याद रखने का अच्छा तरीका है दोस्तों, जो अभाज्य संख्या होती है यानी जो 1 के पहाड़े से 1 से भाग या स्वयं की संख्या से भाग जाए उनको आप अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम जानेंगे भाज्य। अभाज्य संख्याओं के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी को भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 4 6 8 9 11 और 12, तो यानी अभाज्य संख्याओं के अतिरिक्त जो संख्याएं बचती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके बाद देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो p और q के रूप में होती हैं, यानी भिन्न के रूप में होती हैं। p और q कोई पूर्णांक है एवं q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो तो परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, यानी कोई संख्या भिन्न के रूप में हो तो उसे आप जो है परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन एक शर्त जो है नीचे वाला यानी हर जो होता है दोस्तों 0 या 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों 0 से अगर छोटा होगा तो चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि 0 से छोटा अगर होगा तो वैसे भी पूरी संख्या माइनस में चली जाएगी। तो इसी प्रकार देखेंगे 1/2 परिमेय संख्याओं के बारे में हम देखेंगे तो 1/2 या -1/2 दोनों ही परिमेय संख्या है। तो जो p/q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद वे संख्याएं जिन्हें p और q के रूप में व्यक्त न किया जा सका, जहां p और q को पूर्णांक एवं q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो तो अपरिमेय संख्या कहलाती। यानी दोस्तों जो संख्याएं अंडर रूट या रूट में आ जाए, जो या तो चाहे भिन्न में हो या भिन्न में न हो,
तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो भिन्न के रूप में, दोस्तों हर संख्या जो होती है भिन्न के रूप में होती है। जैसे ये हम 3 देखें तो 3 भी एक परिमेय संख्या का रूप है, क्योंकि 3 के बटे अपोन में हमेशा 1 रहता है। तो पूछ सकते हैं कि कोई पूर्ण संख्या है, अब परिमेय संख्या होती हैं तो यहाँ होती हैं। इसके अलावा प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती हैं तो हाँ होती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को आप जान चुके होंगे, जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं रहती हैं, यानी जिन संख्याओं के ऊपर अंडर रूट या रूट का चिन्ह लगा होता है उन्हें आप अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके बाद वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। दोस्तों रियल नंबर का अगर आप समूह जानना चाहते हैं तो जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी जो अंडर रूट में हो या बटे में भी हो, केवल या बटे में हो, केवल जो p/q के रूप में हो या p/q के रूप में न हो, तो उन दोनों संख्याओं के समूह को या परिवार को जो है वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद अवास्तविक संख्या या काल्पनिक। दोस्तों ये संख्याएं वास्तव रूप से नहीं होती है। अगर आप 11th क्लास में अगर आपने मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको दोस्तों पता होगा आयोटा, जो आयोटा वाले चिन्ह होते हैं उसमें जो संख्याएं होती हैं, वह मुख्य रूप से जो होती है अवास्तविक यानी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। वे संख्या दोस्तों जो रूट में रहते हुए भी अगर माइनस में आ जाए तो उन संख्याओं को हम जो है वास्तविक यानी काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। दोस्तों यहाँ से आपकी जो संख्या पद्धति है वह क्लियर हो गई होगी। यहाँ से हम देखेंगे स्मरणीय रखने योग्य। यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनके बीच की अभाज्य संख्या बताओ या यहाँ से यहाँ तक अभाज्य संख्या बताओ, तो आपको जो है दोस्तों केवल 3 अगर आप याद कर लेंगे 1 से 25 तक, 1 से 50 तक या 1 से 100 तक, ये याद कर लेंगे तो आपसे अगर कभी भी किसी के बीच में भी अगर संख्या पूछे तो आप बता सकते हैं। 1 से 25 तक प्राकृत संख्या अभाज्य संख्या जो है 9 है, 1 से 50 तक 15 है, 1 से 100 तक 25 है। इसी प्रकार अगर 50 से 100 के बीच में अगर पूछा जाए तो 25 में से 15 माइनस कर लेंगे तो 10, यानी कि 50 से 100 तक बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 होगी। इसी प्रकार हमारी संख्या प्रणाली में अगर हम देखें तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों बड़ी संख्या अगर जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछे हैं तो उतनी ही बार आप 9 लिख दें, और सबसे अगर उतने ही अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो उन अंकों को गिन ले और जितने अंक हो उससे एक कम 0 लगाकर 1 लिख दे। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछे तो 2 अंकों की अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछे तो 2 में से 1 0 कम करके आगे 1 लगाते, तो यानी 10 हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछे तो 3 में 2 0 यानी 1 0 कम करके आगे 1 लगाते, यानी 100 जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार बड़ी संख्या 1 अंक वाली अंकों की संख्या, यहाँ पर इंपॉर्टेंट दोस्तों 1 अंक वाले अंकों की संख्या 9। इसी प्रकार 2 अंक वाले अंकों की संख्या 99, तो यहाँ 90 होगा। तो जब 2 अंकों वाले अंकों की संख्या जैसे कि सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है 99, अगर उनमें से आप 9 को अगर घटाएंगे तो 90 बचेंगे। इसी प्रकार आप यहाँ पर है 2 अंकों वाले अंकों की संख्या कहते हैं। यहाँ पर ट्रिक है, खास अंकों वाली अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम 9 लिखकर उस जितने अंकों को निकालना हो, 9 के बाद उतने से एक कम 0 लिखे। तो 2 अंकों वाली अंकों की अगर संख्या पूछ ले तो दोस्तों 1 0 जो आपको है यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे 99 पूछा हो तो यहाँ पर आपको 90 लिख देना है। इसी प्रकार जैसे कि आपसे अगर पूछ ले ये कि 999 तो 990 लिख दे, तो यहाँ से आपका जो है क्लियर हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर 99 हो तो यहाँ से आप 90 कर लेंगे। उसी प्रकार 3 अंक अगर आपसे पूछ ले तो 900 हो जाएगा। उस 4 अंक के अगर पूछे तो 9000 हो जाएंगे। इसी प्रकार 5 अंकों तो 90000 हो जाएंगे। आई होप कि आपको दोस्तों पूरी तरह समझ में आया होगा, और मिलते हैं दोस्तों कल ऐसे ही नए अपडेट्स के साथ। कल हम जो है दोस्तों वो अगर सवाल आते हैं जैसे कि संख्याओं के योगफल ज्ञात करें कि तब तक के कि इनके बीच के संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो ऐसे संख्याओं के बारे में हम जानेंगे।
और सूत्र के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक हैं उनके बारे में जानेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट